जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आपको दिखाएंगे ईरान का घटियापन कश्मीर से। आज संकट के समय में हर चीज लेगा लेकिन कश्मीर को नहीं बताएगा। भारत का हिस्सा आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तानियों की शिकायत पर ईरान ने कश्मीर को लेकर कर दिया पोस्ट डिलीट। दोस्तों, युद्ध के बीच इस खबर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। दोस्तों, बताएंगे कैसे भारतीयों का नजरिया बदल दिया है दोस्तों ईरान की इस हरकत ने, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका की तरफ से छूट मिलते ही भारत ने ईरान से खरीद लिया इतना ज्यादा ऑयल की सारी दिक्कतें हो गई दूर। बताएंगे इतने लाख बैरल कच्चा तेल खरीद तो लिया भारत ने, लेकिन सौदा भारत को काफी महंगा पड़ गया। दोस्तों, क्या है जानकारी लगे हाथ तो आपको बताएंगे। ईरान से जंग के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ विस्फोट, लग गया इमरजेंसी लॉकडाउन। बताएंगे ये हादसा था या फिर हमला। बताएंगे कैसे ईरान ने तोड़ा अमेरिका का घमंड, थका दिया 1 लाख टन का ब्रह्मास्त्र, मिडल ईस्ट से भागा दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप। दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे पहली बार इस युद्ध के बीच उत्तर कोरिया आया सामने। जी हाँ, किम जोंग उन ने ट्रंप को दिया खुला चैलेंज। तो वहीं चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे, ईरान अमेरिका बैक चैनल वार्ता में भारत की भी हुई एंट्री। एक से एक खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां ईरान का घटियापन आया सबके सामने। कश्मीर से लेंगे सोने तक की मदद, लेकिन नहीं बताएंगे भारत का हिस्सा। बड़ी ही शर्मनाक जानकारी आपको बता रहे हैं दोस्तों। ईरान के लिए बता दें, ईरान को भारत के लोग जो है वो सहानुभूति दिखाते हुए भारी भरकम पैसे की मदद भेज रहे हैं, लेकिन कश्मीर को लेकर ईरान दोगलापन कर रहा है। दोस्तों, ईरान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया था। और आपको याद होगा, हमने ये जानकारी आपको कल ही बताया था दोस्तों कि कैसे कश्मीर के लोग बेबस ईरान के लिए लगातार मदद इकट्ठा कर रहे हैं। सोना चांदी कैश जो जैसे हो पा रहा है दोस्तों, लोग जमा कर रहे हैं। और ईरान ने शुक्रिया अदा किया था। वो पोस्ट हमने आपको दिखाया था जो आप सामने देख पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अब कुछ पाकिस्तानियों की शिकायत पर भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने पोस्ट को डिलीट मार दिया। दोस्तों, यानी कि मतलब इससे ज्यादा दोगलापन क्या ही हो सकता है कि आपको कश्मीर के लोग दान में सोना तक दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन ईरानी उस कश्मीर को भारत का हिस्सा तक मानने से डर रहा है। हैरानी की बात तो देखिए, उसी ईरान के लिए श्रीनगर के शिया बहुल इलाकों जदीबल और हसनबाद के सेंट्रल पार्कों में मारे गए ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की विशाल तस्वीरें आज भी लगी हुई है। ईरान में चल रहे संघर्ष से प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए घाटी भर में चंदा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ईरानी दूतावास अपनी पोस्ट पर कायम नहीं रह सकता। वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने से डरता है, वो अपने पोस्ट को डिलीट कर भाग उठता है। दोस्तों, ईरान ने थैंक यू का पोस्ट किया था, इसीलिए हमने वो जानकारी आपको बताया था, लेकिन ये खबर तो सबसे पहले आपको बताना जरूरी था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, ये उन भाइयों को वीडियो शेयर करिएगा जो लगातार ईरान की मदद करने के लिए लगातार चंदा जमा कर रहे हैं। उनको जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको पता चल सके कि ईरान आपसे मदद तो ले रहा है लेकिन उपकार नहीं मान रहा। जी हाँ, इससे बड़ा दोगलापन क्या ही होगा दोस्तों। जिनको नहीं पता उनको बता दे, दरअसल ईरानी दूतावास ने पोस्ट किया था जिसमें भारत के प्रति आभार जताया था। इसमें कहा गया था कि कश्मीर की एक सम्मानित बहन ने अपने पति की याद में सहेज कर रखा हुआ सोना, जिनका 28 साल पहले निधन हो गया था, अब ईरान के लोगों के प्रति प्रेम और एकजुटता से भरे दिल के साथ दान कर दिया। आपके आंसू और आपकी पवित्र भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सांत्वना का सबसे बड़ा स्रोत है और इन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। धन्यवाद कश्मीर, धन्यवाद भारत। ये ईरानी दूतावास ने पोस्ट किया था दोस्तों, जिसको अब डिलीट मार दिया गया है। सवाल यह है कि डिलीट क्यों मारा? अगर पाकिस्तानियों ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए तो आपको डिलीट मारने की क्या आवश्यकता थी? आपने कोई गलत पोस्ट तो नहीं किया था, तो फिर आपने ये पोस्ट क्यों हटा लिया? आपको बता दें, ईरानी दूतावास ने इस पोस्ट के साथ हैशटैग में भारत का नाम लिया था। इस पर कुछ पाकिस्तानियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। वजाहत काजमी नाम के पाकिस्तानी पत्रकार ने ईरान दूतावास के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हे ईरान, कश्मीर भारत का नहीं है, इस पर भारत की तरफ से अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और ये पाकिस्तान का है। आपने फैक्ट गलत कर दिया, अपने फैक्ट को सही करो। जिसके बाद दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। दोस्तों, यानी कश्मीर की जिस महिला ने अपने पति की आखिरी निशानी तक ईरान को दान में दे दिया, उस महिला के साथ भी ईरान खड़ा नहीं रह सकता। इससे बड़ी शर्मनाक दोगले वाली बात ईरान की नहीं हो सकती। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कश्मीर मामले पर कैसे ईरान ने भारत का साथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और सामने लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन आप लोग ईरान के दोगलेपन पर क्या राय देना चाहते हैं? भारी
मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लेकिन लगे हाथ आपको बड़ी जानकारी बता दे, जिधर एक तरफ पूरी दुनिया में तेल को लेकर, एनर्जीज को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसी बीच अपने भारत ने अमेरिका से छूट मिलते ही ईरान से खरीद लिया 50 लाख बैरल कच्चा तेल। दोस्तों आपको बता दे सबसे बड़ी जानकारी तेल की। बढ़ती कीमतों के बीच हाल ही में अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट जारी कर दी। इस छूट के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीद को लेकर पहली डील कर ली है। ये डील 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद को लेकर हुई है। हालांकि ये सौदा भारत को काफी महंगा पड़ा है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करने वाली भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान के साथ तेल खरीद की डील की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान का 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। एक सूत्र ने बताया है कि इस कच्चे तेल की कीमत वैश्विक क्रूड बेंचमार्क ब्रेंट फ्यूचर्स के मुकाबले करीब $7 प्रति बैरल अधिक पर तय की गई है। दोस्तों हाल के वर्षों में चीन की रिफाइनरियां भारी मात्रा में ईरानी तेल खरीद रही हैं। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते चीन तक यह तेल ब्लैक मार्केट के जरिए पहुंचता है और अक्सर इसे किसी दूसरे देश के तेल के रूप में रीब्रांड करके बेचा जाता है। अमेरिकी प्रशासन ने शुक्रवार को समंदर में पहले से मौजूद ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी थी। यह छूट उन सभी जहाजों पर लदे तेल पर लागू होती है जो 20 मार्च तक लोड हो चुके हैं और 19 अप्रैल तक बंदरगाहों पर उतर जाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत कब तक पहुंच जाएगा ये तेल टैंकर। तो आपको बता दें ईरान का कच्चा तेल भारत तक आमतौर पर समुद्री रास्ते से पहुंचता है और इसका सबसे अहम मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारत ने ईरान से जो तेल खरीदा है उसकी डिलीवरी कब होगी। ईरान के तेल टर्मिनल जैसे खार्ग द्वीप से तेल टैंकर निकलते हैं। ये टैंकर पहले दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज से गुजरते हैं। इसके बाद जहाज अरब सागर के जरिए सीधे भारत के पश्चिमी तट जैसे गुजरात के जामनगर, मुंबई आदि बंदरगाह तक पहुंचते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने इस समुद्री रास्ते को बंद कर रखा है। हालांकि भारत जैसे कुछ देशों के कुछ टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत मिली हुई है। दोस्तों ऐसे में मौका देखते ही भारत की मोदी सरकार ने यह सबसे बड़ा कदम उठा लिया। साथ ही साथ आपको बता दें ईरान से जंग के बीच अमेरिका की बड़ी रिफाइनरी में हुआ बड़ा विस्फोट, लगाना पड़ गया इमरजेंसी लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें ये हादसा है या फिर हमला। अमेरिका की दक्षिणी राज्य टेक्सास में एक तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। धमाके के कारणों का फिलहाल तो पता नहीं चल पाया है। इस बीच अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश जारी कर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया कि वेलेरो एनर्जी की रिफाइनरी से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वेलेरो एनर्जी में प्रतिदिन 4,35,000 बैरल तेल प्रोसेस करने की क्षमता है और ये देश की सबसे बड़े तेल केंद्रों में से एक है। आग लगने के बाद इसे आपातकालीन लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया है। आग लगने की घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान से युद्ध के चलते अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल आया हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के बीच तेहरान के साथ बातचीत की भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये हादसा था या फिर इसका ईरान युद्ध से कोई कनेक्शन है। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समय अनुसार सोमवार को शाम करीब 7 बजे एक जोरदार धमाका हुआ जिसका असर आसपास में स्थित पोर्ट ऑर्थर, ग्रोव्स और नीदरलैंड कस्बे तक सुना गया। दोस्तों अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रिफाइनरी के पास रहने वाले तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आपको बता दें दोस्तों हालांकि ये हादसा है या फिर हमला, अगर बात अमेरिका की करे तो अमेरिका कभी भी अगर हमला भी होगा दोस्तों तो इसको हमला नहीं बताएगा। ये अमेरिका की हमेशा से नीति रही है। वो हमेशा से अटैक्स को, अपने नुकसान को छुपाता आया है दोस्तों। लेकिन युद्ध के बीच अगर ऐसा बड़ा धमाका हुआ है जो कि यूजुअली अमेरिका में देखने को नहीं मिलती तो फिलहाल इसको हमला ही माना जा सकता है। आपकी क्या इस पर राय है दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ आपको बता दें ईरान को कैसे छोटा देश समझकर अमेरिका और इजराइल मिलकर सोच रहे थे कि हम बर्बाद कर देंगे, ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, सरकार बदल देंगे, ईरान के लोगों में रोष पैदा कर देंगे कि ईरान के लोग ही खामेनेई को और उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन दोस्तों कैसे दाब उल्टा पड़ता जा रहा है, कैसे ईरान ने ही अमेरिका का घमंड तोड़ दिया। दोस्तों आप इसको इस खबर से समझ सकते हैं। 1 लाख टन का ब्रह्मास्त्र जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप कहा जाता है बोले तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडल ईस्ट से भगा दिया। दोस्तों ईरान ने मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा और चौंका देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर डॉट फोर्ड बोले तो CVN-78 अब फ्रंट लाइन से पीछे हट गया है। जिस वॉरशिप को अमेरिका जो है अपनी समुद्री ताकत का ब्रह्मास्त्र मानता था दोस्तों वही अब मरम्मत और आराम के लिए ग्रीस के क्रीट स्थित बेस की ओर लौट गया है। इस कदम को कई विश्लेषक ईरान के बढ़ते दबाव और जंग के बदलते समीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। इसे युद्धपोत का पीछे हटना
सिर्फ एक सामान्य सैन्य मूव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अमेरिका की रणनीतिक थकान और दबाव का संकेत बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, पिक्चर में दोस्तों अब किम जोंग उन भी उतर चुके हैं। किम जोंग उन ने ट्रंप को खुला चैलेंज दे दिया, कह दिया कि तुम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दोगे, लेकिन हम परमाणु हथियार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, हम पर वॉर करके देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें तुम्हारी औकात। हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें युद्ध के बीच कैसे अलग ही लेवल पर खेलते नजर आ रहे हैं किम जोंग उन। दोस्तों, उत्तर कोरिया के ताकतवर नेता किम जोंग उन ने संसद में धमाकेदार भाषण दे करके अमेरिका की हालत पतली कर दी। दोस्तों, भाषण देते हुए ऐलान कर दिया कि उनकी परमाणु सेना को अब हमेशा हमेशा के लिए और भी मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा और परमानेंट दुश्मन करार दे दिया। किम जोंग उनका कहना था कि परमाणु हथियारों ने ही युद्ध को रोका है, जिससे देश अब आर्थिक तरक्की, बड़े बड़े निर्माण और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दे सकेगा। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन राज्य करार दे दिया और साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोशिश की गई तो बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के बेरहमी से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने 2026 के बजट में रक्षा खर्च को कुल व्यय का 15.8% तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ी चेतावनी दे दी, कह दिया परमाणु हथियारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। समय रहते अगर ये देश समझ ले तो बेहतर होगा, वरना बड़ी ही बेरहमी से हम जवाब देंगे। दोस्तों, इससे बड़ी बात और इससे बड़ी चेतावनी शायद अमेरिका को किसी ने ना दिया हो। साथ ही साथ आपको बता दें, एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है दोस्तों अंदर खाने से, जहां ईरान अमेरिका बैक चैनल वार्ता में भारत की भी एंट्री हो गई है। यानी कई देशों की जंग थामने की पहल में अपना भारत भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, ये बड़ी जानकारी अंदर खाने से बाहर आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजारों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में महसूस किए जा रहे हैं। दोस्तों, नतीजतन इन दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के प्रयास वैश्विक मंच पर तेज हो गए हैं। पर्दे के पीछे कई बड़ी शक्तियां दोनों देशों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत में लगी हुई है। इस बैक चैनल कूटनीति के बीच अब भारत की भूमिका भी उभर कर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया शांति घोषणा से पहले ओमान और तुर्की के जरिए सबसे अहम गुप्त वार्ताएं हुई थी। इन प्रयासों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संवाद की राह बनाना और बढ़ते संघर्ष को नियंत्रित करना था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तुर्की और ओमान के अलावा अपना भारत, सऊदी अरबिया, बोले तो रियाद और मिस्र, काहिरा के जरिए भी लगातार कूटनीतिक संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। इन देशों ने मिलकर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध है, जिसके चलते नई दिल्ली ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और बातचीत के रास्ते खुले रखने में सहयोग दिया है। दोस्तों, उधर बता दें, हमें तो ऐसा लगता है दोस्तों कि अमेरिका खुद अपने आप कोई ना कोई ढोंग रच के ये बयान जारी कर देगा कि हमारी ईरान के साथ बातचीत हो गई है, या फिर कुछ और तरीके से कह देगा कि अब हम सीज फायर करने को तैयार हैं, अब ईरान पर अटैक नहीं होगा। क्योंकि आपको बता दें, अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा है कि हम डील के करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ही शांति वार्ता पर बात होगी। अब ऐसे में जिस प्रकार से ईरान ने दोस्तों अमेरिका की हालत खराब कर दी है, बिना बात के अमेरिका ने पंगा लेने का प्रयास किया और अब जितना नुकसान अमेरिका को हुआ है उतना नुकसान इजराइल को भी नहीं सहना पड़ा। दोस्तों, ऐसे में अब जब अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप से जवाब मांग रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर भी जवाब दिया और किस पर फोड़ दिया इसका ठीकरा आपको बता दें। कह दिया कि मैंने नहीं बल्कि मैंने इसके कहने पर अटैक किया था। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से युद्ध थमने का कोई रास्ता ट्रंप को नजर नहीं आ रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध का ठीकरा अपने ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर फोड़ रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने सोमवार को ही एक कार्यक्रम में कहा कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी हेगसेथ ने ही सबसे पहले इस सैन्य कार्रवाई का दबाव डाला था। ट्रंप ने अपने साथ ही बैठे हेगसेथ से कहा कि हेगसेथ, मुझे लगता है कि इस बारे में हम दोनों ने ही सबसे पहले बात की थी और आपने कहा था कि चलो ऐसा करके देखते हैं, सैन्य अटैक करते हैं। आपने कहा था कि उन्हें यानी ईरान इस तरह से परमाणु हथियार रखने की छूट नहीं दी जा सकती, ईरान को ऐसा नहीं करने दिया जा सकता। आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर ट्रंप का प्रशासन भी अलग अलग जवाब देता है। वहीं जानकारों का कहना है कि इजराइल ईरान पर हमला कर रहा था और ऐसे में अमेरिका को भी उसके साथ कूदना पड़ा। अन्य लोगों का कहना है कि ईरान बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कर रहा था, ऐसे में उसे रोकना बहुत जरूरी था। अब आप ही देखिए दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो अब वो अपने ही रक्षा मंत्री पर ठीकरा फोड़ रहे हैं दोस्तों कि मैंने हेगसेथ के कहने पर ही ईरान पर अटैक करवाया था। हम पहले भी कहते हैं दोस्तों और अब भी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा और डोनाल्ड ट्रंप जैसा दोगला देश या राष्ट्रपति ना कभी हुआ था ना कभी होगा।
तो वहीं आपको बता दें इस्लामाबाद में होगी ईरान युद्ध की समाप्ति, पाकिस्तान में जेडी वेंस और ईरानी नेताओं की मीटिंग की तैयारी। दोस्तों क्या मुनीर बनेंगे शांति दूत, क्या है जानकारी, क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान? दरअसल पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए खुद को एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अगर वो कामयाब होता है तो ये उसकी शानदार डिप्लोमेटिक जीत होगी। लेकिन क्या मामला बस इतना ही है जो ऊपर से दिख रहा है? आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए तेहरान भी जा सकते हैं। आपको बता दें लेकिन कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि असल में पाकिस्तान अमेरिका के खर्ग द्वीप पर हमले के लिए ईरान को उलझा रहा है। ईरानी अधिकारी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक इस्लामाबाद में अपने प्रतिनिधियों को भेजने की घोषणा नहीं की है। दूसरी तरफ खुफिया और कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से CNN न्यूज 18 ने कहा है कि वॉशिंगटन ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, जबकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। ईरान को किसी साजिश की बू आ रही है। आपको बता दें अधिकारियों ने CNN न्यूज 18 को बताया है कि यदि तेहरान अपनी सहमति दे देता है तो ये मध्यस्थता शुक्रवार और शनिवार को इस्लामाबाद में हो सकती है। ये पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच व्यवस्थित बातचीत का एक पहला दुर्लभ प्रयास होगा। इस पहल की शुरुआत 12 मार्च को हुई थी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जद्दा में हुई एक सीमित बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क किया था, जिन्होंने बातचीत के प्रति अपनी सहमति जताई थी। अब देखना ये होगा दोस्तों क्या होता है, क्या वाकई में पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचते हैं जेडी वेंस या फिर नहीं जाते, और जाते हैं तो क्या होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।